सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जनवरी महीने के दूसरे वाले हफ्ते का हम पहला वाला पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है अभी कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल ये कहां पे स्थापित किया जाएगा। तो आंसर होगा मंगलुरु में। एलएनजी मतलब होता है लिक्विड नेचुरल गैस। तो आपको याद रखना है कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल है ये, जो कि मंगलुरु में स्थापित होगा। ये कर्नाटक का तो पहला है पर देश का छठा है। और आपसे पूछा जाए किस कंपनी की सहायता से इसे स्थापित किया जाएगा, तो सिंगापुर की कंपनी। और इस एलएनजी टर्मिनल को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है, तो प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए इसे लिक्विड फॉर्म में लाना ही इसका उद्देश्य है। और गैस को लिक्विड फॉर्म में कैसे लाओगे, तो उसका टेम्परेचर कम करके और फिर उसका परिवहन किया जाएगा। अच्छा, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल ये कहां पे स्थापित हुआ था, तो आंसर होगा नागपुर में। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा चलिए बताइए, वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन का अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया था, तो आंसर होगा श्रीकांत माधव वैद्य को। एलपीजी में होती है ब्यूटेन और प्रोपेन, और इसमें जो स्मेल आती है किसके कारण आती है, इथाइल मरकैप्टन के कारण आती है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो आपको बताना है अभी हाल ही में लॉन्च किए गए भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है, तो आंसर होगा रुद्र। तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर आ गया है जिसका नाम रखा गया है रुद्र। इसे किसने बनाया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री और सीडेक ने। सीडेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका हेडक्वार्टर है पुणे में। तो पूछा जाए रुद्र क्या है, तो यह भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है, यह आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ और नाम मैं आपको बताता हूं जो भी न्यूज में थे, जैसे कि इंद्रजाल नाम हो गया। पूछा जाए इंद्रजाल क्या है, स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। आईएनएस विक्रांत हमारा स्वदेशी विमान वाहक पोत है। आईएनएस ध्रुव भारत का पहला उपग्रह और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है ये। और प्रलय की बात करेंगे, अभी डीआरडीओ ने पहली बार इसका सफल परीक्षण किया था, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। और सिबिर क्या है, SIBIR सिबिर रशिया का पहला परमाणु संचालित आइस ब्रेकर है ये। तो ये भी ध्यान रखना आप। पढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को अभी किसने लॉन्च किया, तो आंसर होगा क्रिप्टो वायर ने। तो ग्लोबल क्रिप्टो सुपर एप्लीकेशन है क्रिप्टो वायर, और इसी ने भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स को लॉन्च किया है जिसका नाम है IC15। तो इस इंडेक्स में दुनिया के सबसे अधिक ट्रेड होने वाली 15 क्रिप्टो करेंसीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाएगा। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी मतलब एक तरह से डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी आप इसे बोल दीजिए, जिसे आप रियल में नहीं छू सकते हो, ये कंप्यूटर पे चलती है, ब्लॉकचेन सिस्टम पे आधारित है ये करेंसी। कुछ प्रश्न अगर मैं आपको रिलेट करके बताऊं, तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि अभी किस देश ने बिटकॉइन जो है ये पहली डिजिटल करेंसी है। तो बताओ किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी अभी घोषित किया, तो आंसर होगा अल सल्वाडोर ने। इस तरह से ये पहला देश बना बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला। बिटकॉइन के जनक किसको माना जाता है, सातोशी नाकामोतो को। और इनसे भी एक प्रश्न बन जाएगा, अभी किस देश में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो आंसर क्या होगा, हंगरी। अच्छा बताओ अभी किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनासे को बैन कर दिया, तो आंसर होगा ब्रिटेन ने। वैसे अभी नाइजीरिया ने भी अपनी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की थी, और उसका नाम क्या रखा, ई नायरा। और एक रिपोर्ट आई थी उसमें बताया क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे, पहले पे वियतनाम है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा हैदराबाद में। हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है ना जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया। कहां पे, हैदराबाद में। तो यहां पे होगा क्या, तो जैसा कि म्यूजियम में होता है, यहां पे जो लोग हैं वो रॉक यानी कि चट्टानों के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकेंगे। यहां पे पृथ्वी के हजारों साल पुराने चट्टानों आपको देखने को मिलेगी। देखो चट्टानों से मैं आपको बता दूं, चट्टानें आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार की मिलेंगी। एक होती है आग्नेय, जिसके इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस रॉक। एक होती है अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। और एक होती है कायांतरित चट्टानें यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। देखो जो आग्नेय यानी कि इग्नियस रॉक होती है, ये ज्वालामुखी का जो लावा होता है ना, जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे बनती है वो चट्टानें, उन्हें कहा जाता है आग्नेय चट्टानें। उदाहरण इसका क्या हो गया, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया,
अवसादी चट्टाने यानी कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही होता है। इन्हें परतदार चट्टाने भी कहा जाता है। इनके उदाहरण दीजिए। बलुआ पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, और तीसरी मैंने आपको बताया कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक। तो टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल रिएक्शन के कारण जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है ना, जिसे ही रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। इसका उदाहरण दीजिए, तो आंसर होगा संगमरमर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न का मेरे उत्तर देते जाइए। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हम बढ़ते आगे। तो आपको बताना है अभी हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर के पद पर चयनित हुई है? तो आंसर होगा स्वाति शर्मा। तो राजस्थान के झुंझुनू की है ये स्वाति शर्मा, जिनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लीगल ऑफिसर बनाया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 में। इसमें आपको टोटल मेंबर देश मिलेंगे 164। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी अभी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी थी? नागोजी ओंकाजा इवेला, जो कि नाइजीरिया से हैं। अच्छा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और इसकी जो अभी गीता गोपीनाथन थी, जो अभी तक चीफ इकोनॉमिस्ट थी, वो क्या बन गई हैं? फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं। और अभी वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार कौन बने थे? रणजीत सिंह डिसाले बने थे। अच्छा, अभी वर्ल्ड बैंक ने कौन से इंडेक्स को बंद कर दिया? तो याद रखना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को। बाकी कृति करंत की बात करते हैं। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा, जो कि आपको मिलेगी नेपाल में, इसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ये ध्यान रखना। ये भी बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, जनवरी 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो आंसर होगा भारत। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर कितने हैं? 15 हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट होते हैं और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। जो ये 5 परमानेंट होते हैं, पहले तो बात कर लें ये कौन कौन से हैं। रशिया है, फ्रांस है, अमेरिका है, चाइना है और इंग्लैंड है। और इन्हीं के पास होती है वीटो पावर। वीटो पावर का क्या फायदा हो गया? अगर किसी भी टॉपिक पे कोई बात चल रही है और एक ने भी उसे मना कर दिया, मतलब असहमत हो गया, तो फिर उस बात को आप पास नहीं कर सकते हो। मतलब कोई कुछ भी हो गया, वो कोई भी कानून हो गया या कुछ भी बात हो गई, तो एक ने भी अगर देश ने मना कर दिया तो फिर उसे लागू नहीं किया जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा वहीं पे। और ये जो 10 नॉन परमानेंट देश होते हैं, इसी में भारत शामिल है। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। इंडिया भी 8वीं बार इसमें शामिल हुआ है। तो इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ही एक समिति बनाई हुई है, आतंकवाद विरोधी समिति। तो इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है भारत को जनवरी महीने के लिए। पिछली बार ये 2012 में बना था। अच्छा, आतंकवाद विरोधी से आपको याद होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक एंटी टेरर एक्सरसाइज का आयोजन किया था। उसका नाम था पाब्बी एक्सरसाइज। अच्छा, मुझे बताओ, यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 को किसने जीता था? दिव्या हेगड़े ने। और यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया? 2023 को। और वैसे आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में अभी भारत भी 2022 से लेकर 2024 तक मेंबर बना है। इसमें टोटल मेंबर होते हैं 54। और भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया अभी 2021 से लेकर 2025 तक के लिए, यानी कि 4 सालों के लिए। बाकी आप जानते ही हो, यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में। इसीलिए तो 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, इसके जो पूर्व सेक्रेटरी जनरल थे बान की मून, अभी उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। और हो सकता है आपको ये प्रश्न तो मैं पहले भी पूछ चुका हूं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार पूछूंगा ताकि आपका रिवीजन हो सके। कम से कम इस बहाने तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, अभी हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया महासचिव किसे बनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर होगा झांग मिंग को। तो चाइना के वरिष्ठ राजनयिक हैं झांग मिंग, और अभी इन्हीं को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया महासचिव बनाया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? व्लादिमीर नोरोव का स्थान लेंगे, जो कि उज्बेकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री थे।
देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहले बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई में नहीं है। शंघाई सोच के शंघाई मत कर देना। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, करंट अफेयर्स का प्रश्न, इसका भी नवा मेंबर कौन सा बना था? ईरान बना था। और 2021 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता, जो इसकी 21वीं बैठक हुई थी, कहां पे हुई थी? दुशानबे में, ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे में। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक आतंकवाद विरोधी अभ्यास भी किया था जिसका नाम है पीसफुल मिशन 2021। कहां पे? रशिया में, सितंबर में हुआ था। इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट लिया था। और भारत तो करेगा ही सही क्योंकि भारत एससीओ का मेंबर है। और इसी तरह का एक और पाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज 2021 हुआ था उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। तो वैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से देश हैं? अब तो 9 हो गए। तो वो 9 देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और जो मध्य एशियाई देश हैं यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। लेकिन याद रखना, इसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है। और अभी ईरान शामिल हो गया। तो ये भी एक अच्छा, देखो बनने में तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि पूछ ले आपसे कि बताइए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मध्य एशियाई देश शामिल नहीं है। तो आंसर होगा क्या? तुर्कमेनिस्तान। बाकी मोहम्मद बिन सुलेयम यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। अभी इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष बने। अहमद नासर अल रईसी, ये भी यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। ये भी इंटरपोल के अध्यक्ष बने थे। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। और सहदेव यादव इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा गोवा। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये प्रताप सिंह राणे। उन्होंने विधायक के रूप में 50 साल पूरे कर लिए और इसी उपलब्धि के कारण उन्हें आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया अभी गोवा सरकार ने। देखो, गोवा की कैपिटल पणजी है। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडोवी नदी के किनारे। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। और अगर आपसे पूछे हर घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा गोवा। अभी डूरंड कप किसने जीता? एफसी गोवा ने। और देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना गोवा। और भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क कहां पे विकसित किया जाएगा? गोवा में। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना यानी कि ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट, ये कहां पे स्थापित की जाएगी? गोवा में ही। हर घर जल वाला पहला राज्य बना गोवा। और देश का पहला जीआई स्टोर, ये भी कहां पे खुला? गोवा में। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी असम राइफल्स उत्तर के 20वें महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा विकास लेखरा को। तो अभी मेजर जनरल विकास लेखरा को असम राइफल्स उत्तर के 20वें महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वीपीएस कौशिक का स्थान लेंगे। वैसे याद रखना, असम राइफल्स इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शिलोंग में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। वैसे संजय अरोड़ा की बात करेंगे, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं ये। पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। और शीलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने ये। अभी सीआरपीएफ की बात करेंगे तो इसके डायरेक्टर जनरल बने थे कुलदीप सिंह। सीबीआई के कौन बने थे? सुबोध कुमार जायसवाल। ये भी ध्यान रख लेना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन होंगी? तो आंसर होगा आयशा मलिक। तो लाहौर हाईकोर्ट की जज हैं ये आयशा मलिक। और अभी इन्हीं को सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनने की मंजूरी मिल गई है। तो आयशा मलिक का नाम सिंपल सा आपको याद रखना है। बाकी आयशा अजीज का नाम आपने सुना होगा। जम्मू कश्मीर की 25 साल की है ये आयशा अजीज। और ये बनी थी देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। और आयशा मुगल के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जब मैंने आपको बताया था कि ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने वाला पहला देश कौन सा बना था? पाकिस्तान। तो उन ट्रांसजेंडर महिला का नाम था आयशा मुगल। अच्छा, भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीवी। और भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस तो अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकती है। कौन? एनवी नागरत्ना। वैसे वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? 4 हैं। इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और एनवी नागरत्न। अभी नई 3 बनी है, ये हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और एनवी नागरत्न।
चलो 2 प्रश्न का जवाब आप दोगे अब। भारत में किसी भी हाईकोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी थी और पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अब आपकी बारी है। और बताओ नेहरू का देश किसे कहा जाता है? ये तो बता ही दोगे आप, पाकिस्तान को कहते हैं क्योंकि उसी की बात चल रही है। बाकी जो पूछे उनका उत्तर दो, अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में ओपेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हेतम अल घिस को। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसने अभी कुवैत के हेतम अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। देखो, ओपेक की स्थापना होती है 1960 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। चलो आप तो यही बता दो कि ये जो वियना है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने कई बार बताया आपको, डैन्यूब नदी के किनारे। और यहां से भी एक अच्छा प्रश्न बन जाता है कि वो कौन सा देश है जो कि खाड़ी देश तो नहीं है लेकिन फिर भी ओपेक में शामिल है या ओपेक का सदस्य है? तो आंसर होगा वेनेजुएला। मतलब आप देखोगे ओपेक में जो भी देश है वो सभी खाड़ी देश है, मतलब वहां का मेन बिजनेस आपका तेल का बिजनेस है। परंतु वेनेजुएला ये दक्षिण अमेरिका का देश है लेकिन फिर भी ओपेक में शामिल है, इसलिए ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल एंजल जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में मिलेगा आपको। और वेनेजुएला में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? लानोस। बाकी मोहम्मद बिन सुलेम यूनाइटेड अरब अमीरात के ये और इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष बने। नासर अल रईसी, ये भी यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं, इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने। और अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला हेड बनी है। और बताओ, कुछ समय पहले ओपेक से कौन सा देश अलग हो गया था? कतर हो गया था। तो अभी आपको टोटल मेंबर कंट्रीज मिलेंगे इसमें 13, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, किसे कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर होगा विजय पॉल शर्मा को। तो अभी केंद्र ने विजय पॉल शर्मा को कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है। अच्छा, कृषि लागत व मूल्य आयोग, इसकी स्थापना होती है 1965 में। और इसका काम क्या होता है? एमएसपी का निर्धारण करना, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और कितनी फसलों के लिए होता है? 24। यहां से भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, किस फसल के लिए एमएसपी निर्धारित नहीं होता? गन्ने के लिए। क्यों? क्योंकि गन्ने के लिए निर्धारित होता है उचित व लाभकारी मूल्य। बाकी देखो, अभी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के डायरेक्टर जनरल बने थे कौन? जी अशोक कुमार। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने थे वीरेंद्र सिंह पठानिया। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने थे विनय कुमार त्रिपाठी। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी एसबीआई ने मुफ्त ऑनलाइन आईएमपीएस लेन देन की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 5 लाख रुपए। आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि तत्काल भुगतान सेवा। तो ये एक ऐसा बैंकिंग पेमेंट सर्विस है जिसको इस्तेमाल करके आप रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हो, मतलब हाथों हाथ पैसे चले जाएंगे। वैसे आपने एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में भी सुना होगा, उसे भी हम इस्तेमाल करते हैं पैसा भेजने में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, पर उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। पर आईएमपीएस के माध्यम से पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, इधर आपने भेजा उधर पैसा चला गया, आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। अच्छा, मैंने 2 नई टर्म बोली अभी, एनईएफटी और आरटीजीएस। इनकी फुल फॉर्म आप याद रखा करो। इस तरह की जो फुल फॉर्म आती है ना, खास तौर पे बैंक के एग्जाम, रेलवे वगैरह में, ग्रुप डी वगैरह में, ये इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आईएमपीएस की मैंने आपको बताया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एनईएफटी की क्या होगी? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस की क्या होगी? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। तो अभी हुआ क्या? एसबीआई ने अपने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त आईएमपीएस ऑनलाइन लेन देन की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करने का फैसला किया है। मतलब 5 लाख रुपए तक के आईएमपीएस लेन देन पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आईएमपीएस की शुरुआत सबसे पहले एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने की थी सन 2010 में। देखो, एसबीआई की बात है। एसबीआई की स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। और इसके पूर्व अध्यक्ष का नाम क्या था? रजनीश कुमार। और उन्होंने भी एक बुक भी लिखी थी, वो भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। बुक का नाम क्या है? चलिए, ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, बुक का नाम क्या है बताइए। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एंडोर्सर कौन बन गई है? तो आंसर होगा शेफाली वर्मा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
शेफाली वर्मा। अच्छा, शेफाली वर्मा के नाम से आपको क्या याद आता है? सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बनी थी ये। अच्छा, अभी स्मृति मंधाना से आपको याद आएगा, बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी ये। उसके अलावा पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी ये। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? मिताली राज बनी थी। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। बताइए अभी किस बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 को जीता? साउथ इंडियन बैंक। तो अभी साउथ इंडियन बैंक ने क्राइसिस फॉर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 को जीता। तो ये जो पुरस्कार है ये बैंक को रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्षमताओं के असाधारण उपयोग के लिए दिया गया है। यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड का उद्देश्य है ऑटोमेशन के बदलाव करने वालों को पहचानना। बाकी इंडसइंड बैंक ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट इसने शुरू किया। एक्सिस बैंक तो देश में पॉइंट ऑफ सेल मशीन स्थापित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना था एक्सिस बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अवार्ड जीता था। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको त्रिशूर केरल में। एमडी सीईओ है मुरली रामकृष्णन। टैगलाइन होती है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंक। बढ़ते हैं आगे। तो बताइए अभी किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान को शुरू किया? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। तो अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने टैक्स बचाने और स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नाम से एक अभियान को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य साफ है, लोगों को जागरूक करना कि कैसे स्वास्थ्य बीमा खरीदने से आपको टैक्स बचाने में मदद मिलेगी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जिसकी स्थापना होती है 24 फरवरी 2009, मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी सीईओ प्रकाश चंद्र कांडपाल है और इसका टैगलाइन होता है सुरक्षा और भरोसा दोनों। बाकी इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के अभी एमडी सीईओ बने थे एचओ सूरी। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने अभी हैशटैग केयर फॉर हॉकी कैंपेन को शुरू किया था। एलआईसी ने अभी 2 एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। एक है आनंद एप्लीकेशन जो कि एजेंटों के लिए है और डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए प्रगति नाम की एप्लीकेशन है, याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ एलआईसी डीजी जोन का उद्घाटन कहां पे किया गया? आंसर होगा मुंबई में। तो अभी एलआईसी ने अपने ग्राहकों के लिए अपनी बिक्री और सेवाओं को बढ़ाने के लिए मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एलआईसी डीजी जोन का उद्घाटन किया। तो निगम डीजी जोन परिसर में स्थापित कियोस्क के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करेगा और यहां से ग्राहक डीजी जोन में अपनी ऑनलाइन पॉलिसी भी खरीद सकते हैं, साथ में प्रीमियम का भुगतान भी कर सकते हैं और भी अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बाकी एलआईसी की बात करोगे, मुंबई में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष है एमआर कुमार। अभी इसी ने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया था। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, एलआईसी ने अभी प्रगति एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और आनंद मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 नाम की जो बुक है इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा जयंत घोषाल ने। तो ये जो बुक है ममता बियॉन्ड, ये किन के ऊपर लिखी गई है? ये पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके ऊपर लिखी गई है और इसको लिखा है जयंत घोषाल ने और अरुणव सिंह ने इसको अनुवादित किया है। बाकी संजू वर्मा द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नाम की बुक को लिखा। रेखा चौधरी इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस नाम की बुक को लिखा और यारलागड्डा लक्ष्मी प्रसाद गांधी टोपी गवर्नर नाम की बुक को लिखा इन्होंने। अच्छा बताइए अभी गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नाम की बुक को लिखा धीरेन्द्र झा ने। तो दिल्ली के पत्रकार हैं ये धीरेन्द्र झा, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। अच्छा धवल कुलकर्णी ने अभी कौन सी बुक लिखी थी? नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिजन। जयतीर्थ राव इकोनॉमिस्ट गांधी नाम की बुक लिखी और यारलागड्डा लक्ष्मी ने गांधी टोपी गवर्नर नाम की बुक लिखी, याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला। सेकंड पे रहा राजस्थान और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है।
तो ये है तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जो आया। अगर बात करें पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार की, तो वो 2018 में आया था। कौन जारी करता है? जल शक्ति मंत्रालय इसको जारी करता है, जिसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान का जोधपुर। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से बनेगा एक, कि अभी जल शक्ति मंत्रालय में सेक्रेटरी सचिव कौन बनी है, और उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया भी अच्छी तरह से, अब बताओ आप। अच्छा, जल, हमारे जीवन के लिए जल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। बताओ पहले तो, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को। वाटर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना था? गोवा बना था। केंद्र सरकार का हर घर जल का लक्ष्य कब तक का है? 2022 तक का। 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना? उड़ीसा का पुरी बना। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। आप पढ़ते हैं आगे। तो बताइए, अभी हाल ही में जारी टॉप 10 वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? और ये बात हो रही है 2021 में जो फ्लाइटें ऑन टाइम रही हैं। तो अभी एविएशन एनालिटिक्स फर्म है सीरियम, उसने दुनिया के टॉप 10 ऐसे हवाई अड्डों की सूची तैयार की है, ऐसी लिस्ट तैयार की है जहां साल 2021 में जो फ्लाइट्स हैं वो ऑन टाइम रही हैं। और उसमें भारत से एकमात्र हवाई अड्डा भी है। कौन सा? चेन्नई एयरपोर्ट, जो कि इस लिस्ट में 8वें स्थान पर है। इस लिस्ट में टॉप पर कौन है? यूएसए का मियामी एयरपोर्ट है। और हमारे नागरिक व उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। फिर बताइए, अभी 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो जूनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप 2021, जो कि इसका 11वां संस्करण था, और इसे अभी उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है। किसको हराया? चंडीगढ़ को हराया। अच्छा, चलिए बताइए, अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे, जो कि समर ओलंपिक था। कौन सा संस्करण था? 32वां, 32 नंबर का। उसमें हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल। किसको हरा करके? जर्मनी को हरा करके। और हमारे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। अभी आपको याद होगा एशियन हॉकी चैंपियनशिप, इसको किसने जीता? साउथ कोरिया ने। इसमें भारत तीसरे स्थान पे था। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पे बन रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। चलिए कुछ फटाफट से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछता हूं। अभी कोपा अमेरिका, ये जो कप है, इसका संबंध फुटबॉल से है। इसको किसने जीता? अर्जेंटीना ने। यूरो कप, इसका संबंध भी है फुटबॉल से। इसको किसने जीता? इटली ने। डूरंड कप, इसका संबंध भी फुटबॉल से है। इसको जीता एफसी गोवा ने। उबर कप, इसका संबंध बैडमिंटन से है। इसको किसने जीता? चाइना ने। और थॉमस कप का संबंध भी है बैडमिंटन से, और इसको जीता है इंडोनेशिया ने, चाइना को हरा के। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, जनवरी 2022 में सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा प्रशांत महासागर में। और इसका नेतृत्व किसने किया? अमेरिका ने। कहां पे? पश्चिमी प्रशांत में जो गुआम द्वीप है वहां पे, जो एयरबेस है वहां पे। और किन किन देशों ने इसमें हिस्सा लिया? क्वाड देश। क्वाड के अंदर 4 देश आते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा साउथ कोरिया और कनाडा। मतलब टोटल 6 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। अच्छा, वैसे हम अमेरिका के साथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? हमने वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज की थी 2021 में हिमाचल प्रदेश के बकलो में। युद्ध अभ्यास साल में 2 बार किया था। एक तो फरवरी में किया था राजस्थान में, और एक अक्टूबर में किया था अलास्का में। टाइगर ट्रैम्प नाम की एक्सरसाइज करते हैं, जो कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। एक कोप इंडिया भी करते हैं, और एक मालाबार एक्सरसाइज भी होती है, जिसमें और भी देश होते हैं, जैसे कि यूएस तो होता ही है, जापान भी होता है, भारत तो होता ही है, और इस बार ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हुआ था। तो यूएस, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया को ही क्वाड कंट्रीज कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है कि अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का भी निधन हो गया। उनका नाम क्या है? सिडनी पोइटियर। तो सिडनी पोइटियर वे 1964 में लिलीज ऑफ द फील्ड में अपनी भूमिका के लिए बेस्ट एक्टर का अकादमी अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बने थे। और इनको 1974 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा नाइट की उपाधि भी दी गई थी, और उन्हें जापान और यूनेस्को में बहामियन राजदूत के रूप में भी कार्य किया था।
और 2009 में उन्हें राष्ट्रपति जो थे उस वक्त के ओबामा, उनके द्वारा सर्वोच्च अमेरिकी नागरिक सम्मान यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया था। अच्छा, अभी 2021 में 93rd ऑस्कर हुए थे, उसमें से 4 पॉइंट याद रखना। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था नॉमैडलैंड को। बेस्ट एक्टर चुने गए थे एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट नॉमैडलैंड मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर क्लोए झाओ नॉमैडलैंड मूवी के लिए। ध्यान रखना, ये भी बढ़ते आगे। तो बताइए, अभी प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? तो हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मना रहे हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्हें महानतम प्रवासी की उपाधि भी मिली है। और मैंने आपको बताया था 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी है, जिसे हम प्रकाश पर्व के रूप में मना रहे हैं। ये सिखों के 10वें गुरु थे। अच्छा, महात्मा गांधी जी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1917 में बिहार में हुआ था। और महात्मा गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलो बताओ, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद समाप्त करने की घोषणा की थी? वैसे ये असहयोग आंदोलन शुरू कब होता है? 1920 में, और खत्म होता है फरवरी 1922 में। किस घटना के बाद? चोरी चोरा घटना होती है ना, उसके बाद। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना है। इस घटना में हिंसा हो जाती है और उसके बाद महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन को 1922 में समाप्त करना पड़ा था। अच्छा बताओ, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। और ये बेलगांव कहां पर है? कर्नाटक में। अच्छा, पूना पैक्ट किन के बीच हुआ? ये भी अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी जी और BR अंबेडकर के बीच में हुआ था 1932 में। और किस जेल के अंदर होता है? यरवदा जेल में, जो कहां पर है? पुणे में है। तो ये ध्यान रखना, आप पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B.1.642.0 या इसे IHU कह दीजिए, इसकी पहचान की गई? तो आंसर होगा फ्रांस में। तो कोविड-19 का एक नया वेरिएंट मिला था जिसका नाम है B.1.642.0। ये पाया गया फ्रांस में, फ्रांस के मार्शलेस शहर में, और इसी को नाम दिया गया IHU। देखो, 2 वेरिएंट आपको और याद रखने। एक तो ओमिक्रॉन, तो अभी आपको बताइए B.1.1.529, ये साउथ अफ्रीका से आया। एक कप्पा वेरिएंट भी याद रखो, वो है B.1.617.1, और डेल्टा वेरिएंट है B.1.617.2। बढ़ते आगे। तो गाइज ये लीजिए, जनवरी महीने के दूसरे वाले हफ्ते का पहला वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने कवर कर लिए। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। देखो, अभी जनवरी का जो फर्स्ट वीक का सेकंड वाला पार्ट अपलोड हुआ था, उसमें बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं मिला है। मुश्किल से 1.5-2 हज़ार व्यूज हैं। तो लास्ट ईयर भी रेस्पॉन्स नहीं मिला था, इसीलिए बीच में हमें स्टॉप करना पड़ा था। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट आई, इसलिए हमने फिर से इसको स्टार्ट किया। बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय देना पड़ता है, लेकिन अगर फिर भी आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस के लिंक को शेयर ज़रूर करा करें। जो भी आपका व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अगर कोई ग्रुप है तो वहाँ पे शेयर कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। घर में कोई पढ़ने वाले बच्चे तो उनके साथ शेयर कर दें, और लाइक करना मत भूलें। इनकी क्विज आपको मिल जाएगी आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी मिल जाएगी। अच्छे से लगाओ, प्रैक्टिस करो और मज़े करो बस। थैंक यू।